myself Romi Narwal and welcome to all at my platform V Plus Educations। आज की वीडियो है ये हम बाइलिंगुअल करेंगे और जिसके अंदर कि हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च प्रपोजल, इसको हम हिंदी में शोध प्रस्ताव भी कहते हैं कि शोध प्रस्ताव क्या होता है, इसको बनाने का फॉर्मेट क्या होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसके हम सारे के सारे चीज़ें हैं जो कंपोनेंट्स हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। व्हाट इज रिसर्च प्रपोजल? तो रिसर्च प्रपोजल आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है आपकी रिसर्च के बारे में। जो भी रिसर्च आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू सा देना होता है कि किस तरह से आपने कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, उसको सिलेक्ट किया है और किस तरह से उसके ऊपर आप आगे रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हैं आप। तो इसके अंदर आप बताएंगे कि किस तरह से आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी किस तरह की यूज़ करने वाले हैं, क्या आप ऑब्जेक्टिव्स लेके चले हैं, क्या आपको फाइंडिंग्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल में। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन, परिचय। तो आपका जो परिचय होता है उसके अंदर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आता है आपका कि रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम। आपको पता है कि जब भी कोई हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम। क्योंकि कोई भी जो शोध होती है उसका जो ओरिजिन होता है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वहां से होता है। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उसका हम सॉल्यूशन निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यही तो हमारी रिसर्च है कि किसी भी प्रॉब्लम के ओरिजिन से लेकर उसके सॉल्यूशन तक जाना ही हमारी रिसर्च है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे कि रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, आप उस टॉपिक के बारे में डिफाइन करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे उसकी सिग्निफिकेंस कि जो आप रिसर्च करना चाहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके महत्व क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं वो रिसर्च, आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्यों करना चाहते हैं। आप उसकी इंपोर्टेंस बताएंगे कि जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम चूज की है उसके ऊपर आप जो रिसर्च करेंगे और आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स फ्यूचर की जो रिसर्च होंगी, जो शोध होंगी उसके अंदर किस तरह से हेल्प करने वाली है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च में आप अपने टॉपिक है उसकी इंपोर्टेंस है उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसकी इंपोर्टेंस को डिस्क्राइब करने के बाद आप इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में बताएंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? पर्पस, एम, आपके उद्देश्य, कि आपने जो टॉपिक लिया है उसके आपके क्या उद्देश्य हैं। अब उद्देश्य से क्या अर्थ है, देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आप इफेक्ट देखना चाहते हैं मॉर्निंग वॉक का स्ट्रेस के ऊपर। तो आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या बनेगा? आपका ऑब्जेक्टिव्स बनेगा कि जो मॉर्निंग वॉक है वो स्ट्रेस जो है लोगों का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है, वो आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर आप आपका जो रिजल्ट है वो आप पॉजिटिव भी लेके चल सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, आपका रिजल्ट किसी भी टाइप से आ सकते हैं, लेकिन आप का उद्देश्य क्या है? मेन चीज है टू नो द इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन स्ट्रेस। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बनाएंगे। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन, आपका पिक्चर कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेप पे जाएंगे, वो होता है आपका लिटरेचर रिव्यू। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपकी जो पहले रिसर्च हो चुकी होती है उनकी समरी होती है। एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है उनकी समरी, मतलब जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी पहले रिसर्च हो चुकी हैं, मोस्टली रिसेंट की आप जो रिसर्च हैं उनको पढ़ेंगे, उनके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या की फाइंडिंग्स हैं वो आप पता करेंगे। की फाइंडिंग्स क्या है? उनकी रिजल्ट्स, उन जो रिसर्च आपने पढ़ी है, जिन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं उनसे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, वो सारा का सारा आप अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर करेंगे। इसके बाद है आपका गैप। रिसर्च गैप क्या होता है? रिसर्च गैप होता है कि जो इंफॉर्मेशन पहले वाली रिसर्च में नहीं निकल के आ रही और आप जो फर्दर रिसर्च करते हैं उसके अंदर कोई भी जो गैप है, जो इंफॉर्मेशन पहले वाली रिसर्च में नहीं आ सकी लेकिन आपकी रिसर्च में कोई नई इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उसी सेम पर्टिकुलर टॉपिक से, उसको हम रिसर्च गैप बोलते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे कि क्या उसमें से गैप निकल सकता है। गैप कैसे पता चलेगा? सपोज कीजिए पहले आपने कोई भी लिटरेचर रिव्यू किया, आपको लगा कि इसकी जो रिजल्ट्स हैं इस तरह से नहीं, थोड़ी सी चेंजेस में आ सकते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिसर्च गैप
आप ढूंढना चाहते हैं वो आपको मिले, वो आप इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं, हमें बताना होता है सबसे पहले कि रिसर्च डिजाइन, कि आपका जो टॉपिक है उस पर आप किस तरह का रिसर्च डिजाइन है वो यूज करने वाले हैं। अगर आप किसी भी पास्ट इवेंट है उसको स्टडी कर रहे हैं तो उस केस में आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो हिस्टोरिकल हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट इफेक्ट को स्टडी करना चाहते हैं तो उस केस में आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। बट अगर किसी भी केस में आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके रिजल्ट्स फ्यूचर में देखने चाहते हैं तो आपका जो रिसर्च डिजाइन है वो एक्सपेरिमेंटल बन जाएगा। तो मेथोडोलॉजी है उसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना होता है कि किस तरह का रिसर्च डिजाइन आप यूज करने वाले हैं आपकी रिसर्च में। इसके अलावा आप जो डाटा कलेक्शन है वो किस तरह से करेंगे, आप सर्वे मेथड अपना रहे हैं, आप क्वेश्चनरीज का कोई सेट है वो कराएंगे, आप इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू डाटा कलेक्शन करेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि आपकी डाटा कलेक्शन की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगी, किस तरह का डाटा कलेक्शन टूल आप यूज करने वाले हैं आपकी मेथोडोलॉजी सॉरी आपके रिसर्च टॉपिक के लिए, कौन सी पॉपुलेशन आप सिलेक्ट करते हैं और सैंपल आप किस तरह से चूज करते हैं, किस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको मेथोडोलॉजिकल जो सेक्शन होता है उसके अंदर आपको बताना होता है। इसके डाटा कलेक्शन है इसके भी कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जहाँ की लिमिटेशन। अब लिमिटेशन क्या होती है कि हर कोई रिसर्च होती है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती हैं। कोई भी रिसर्च है वो पूरे वर्ल्ड है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। अब सपोज कीजिए कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कर रहे हैं या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो रिसर्च है वो डिलिमिटेड रहेगी उसी पर्टिकुलर स्टेट तक या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री तक, उस कंट्री के ही पीपल लोगों तक या फिर उसी पर्टिकुलर स्टेट के लोगों तक। या फिर अगर आप रिसर्च सिर्फ मेल के ऊपर कर रहे हैं तो आपकी डिलिमिटेशन हो जाएगी कि आपकी रिसर्च है वो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, जो रिजल्ट्स आए हैं आपको वो आपके वो मेल के ऊपर ही वैलिड है। अगर आपने किसी बच्चों है पर्टिकुलर एज ग्रुप के बच्चों के ऊपर आपने रिसर्च की है तो वो रिसर्च आपकी उसी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी जो लिमिटेशन है आपके रिसर्च टॉपिक की वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। मेथोडोलॉजी सेशन कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जिसके अंदर आपका आता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होते हैं कि जहां पर हम अपनी हाइपोथेसिस बना के चलते हैं, हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं और हमारी जो हाइपोथेसिस हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे बनती हैं। ऑब्जेक्टिव्स जो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो बनाए थे, तो वहां पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मॉर्निंग वॉक है उसका हम इफेक्ट देख रहे थे स्ट्रेस के ऊपर, तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। तो यहाँ पर हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर जब हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस है वो हम हमारी नल हाइपोथेसिस भी बना के ले चल सकते हैं, हमारी अल्टरनेट भी हो सकती है। अब नल हाइपोथेसिस में क्या हो सकता है कि जहाँ पर हम कोई भी रिलेशन नहीं मानते, तो नल हाइपोथेसिस अगर हम बनाते हैं इस केस में तो हमारी नल हाइपोथेसिस बनेगी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मॉर्निंग वॉक एंड स्ट्रेस, या फिर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन स्ट्रेस ऑफ पीपल, या फिर हम अल्टरनेट लेके चलते हैं तो मतलब हम सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो मान के चल सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में हमारी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हम क्या रिजल्ट्स अपनी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं अपने टॉपिक से। इसके अलावा हम इसके अंदर लिखेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या है कि हमारी जो रिसर्च है उसका क्या योगदान रहेगा आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में वो किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी, ये चीज़ें हमें कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर डिस्क्राइब करनी है। इसके बाद स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ में हम बता सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं अगर पॉजिटिव आते हैं, सपोज कीजिए हमने ये इफेक्ट देखने के लिए जो हमारा टॉपिक सेलेक्ट किया था पर हमारा इफेक्ट सॉरी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है कि जो मॉर्निंग वॉक है उससे जो डेली रूटीन है, जो लोगों की दिनचर्या है, उनका स्ट्रेस है, उनका ब्लड प्रेशर है, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो ये मेडिकल साइंस में आगे जाके एक उदाहरण सेट हो सकता है। तो वो हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है कि किस तरह से आपकी जो रिसर्च है वो योगदान देगी, कंट्रीब्यूट करेगी आने वाली फ्यूचर रिसर्च में। इसके अलावा वीकनेसेस हैं, वीकनेसेस की हम बता सकते हैं, हो सकता है सिर्फ मेल के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, सिर्फ फीमेल के अंदर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का रिजल्ट्स हमें देखने को मिलता है, या एक पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर कंट्री है जिस कंट्री के लोगों पर हमने वो रिसर्च की है उसी को हम वो हमारी वीकनेस हो सकती है कि ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर रीजन के लोगों के लिए है।
इसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के बाद हम चलेंगे कंक्लूजन की तरफ, कि हमारे जो टॉपिक लेके चले हैं, जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी हमने अप्लाई की है, जिस तरह से हमने लिटरेचर का रिव्यू किया है, उन सब के बेस पे हम क्या कंक्लूड निकालते हैं, क्या हमारी फ्यूचर रिसर्च हो सकती है। तो कंक्लूजन में हमें समरी लिखनी है और फ्यूचर में क्या कंट्रीब्यूशन वगैरह रहेगा वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद हम सबसे लास्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे, जो होता है हमारा रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर आप सबको पता है रेफरेंसेस क्या होते हैं। तो रेफरेंसेस में हमें साइटेशंस जो हम बोलते हैं, दो टाइप्स के साइटेशंस की यहाँ पर बात करते हैं। एक है रिसेंट साइटेशंस और दूसरा है रिलायबल साइटेशन। तो रिसेंट साइटेशंस क्या है कि जो ओरिजिनल ऑथर होता है, जो इंफॉर्मेशन आपने अपनी रिसर्च प्रपोजल के अंदर यूज की है, उसका जो ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट देना, ये हमारा साइटेशन है। तो सबसे पहले हम जब रिसेंट साइटेशन की बात करते हैं, तो रिसेंट साइटेशन का मतलब है कि जब आप रिव्यू करें, जब भी आप जो पहले लिटरेचर है उसका रिव्यू करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको करना है कि जो रिसेंट की जो रिसर्च है उनका रिव्यू करें। तो आप जो साइटेशन है वो आपके रिसेंट साइटेशन आएंगे। इसके अलावा रिलायबल साइटेशंस की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर क्रेडिट हमें जो देना है वो ओरिजिनल ऑथर को ही देना है, ना कि किसी भी सेकेंडरी पर्सन को या सेकेंडरी सोर्स को। अब कई बार क्या होता है कि जो रिसर्च प्रपोजल लिख रहा होता है, जो राइटर होता है, उसको भी नहीं पता होता, वो भी गलती से जो सेकेंडरी पर्सन है, सेकेंडरी सोर्स है, उसको गलती से साइटेशन दे देता है। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइटेशन है वो हमारा रिलायबल होना चाहिए, जो ओरिजिनल ऑथर है, जो ओरिजिनल क्रिएटर है उस इंफॉर्मेशन का, उसी को साइट किया जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कि रिसर्च प्रपोजल है, किस तरह का फॉर्मेट है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, किस तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन है उसको मेंशन करना होता है, इसके बाद हम लिटरेचर का रिव्यू करेंगे, मेथोडोलॉजी सेशन करेंगे, उसके अंदर हम रिसर्च डिजाइन के बारे में बताते हैं। इसके बाद हम किस तरह की मेथोडोलॉजी इसके अंदर यूज़ करेंगे, डाटा कलेक्शन किस तरह से करेंगे, क्या हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिसर्च प्रपोजल से, क्या कंक्लूजन हमारे सामने निकल के आता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो रहेगी रिसर्च गैप से रिलेटेड, कि रिसर्च गैप क्या होता है और किस तरह से हम रिसर्च गैप है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू। अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।